जय श्रीमन्नमस्तेभ्यः नमो हरिहरन्ताम् नमो सीतारणं नमो आयर्पियाणं नमो वज्राय नमो लोहे सहस्राङ्गुलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पूजा जी की क्लास, पूजा जी की बुक आ गई है। बाकी और सबकी भी आ गई है क्या, किसी और की भी? नहीं हमारे साथ सर। आपका आपका ऑर्डर हो गया था हमारे साथ। नहीं, पूजा जी ने किया था लेकिन मेरे तक हाँ, नहीं आया अभी। अच्छा। वो एड्रेस पे आया क्या जहाँ पे आपने बोला था? वो मैंने पूछा नहीं, अभी पूछूंगी उसको। चलेगा। मुझे हाँ। लगता है आज कल में मिल जानी चाहिए आपको। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है, सुनाई दे रहा हाँ सर। है। कि अभी लेते हैं क्लास जितना होता है, क्योंकि मुझे फीवर है। जितना बोल सकता हूँ उतना बोलेंगे, पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट एक क्लास हुई है आपकी जूनियर्स की। चलिए, अपन को पढ़ना था कि पांडुलिपि विज्ञान जो है या मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो और किन किन अन्य जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है उससे एसोसिएटेड है, वो किस किस से कनेक्टेड है, और वो कैसे हमारे पांडुलिपि विज्ञान में मदद करते हैं। उसकी श्रृंखला में अभी हमने देखा कि जो पांडुलिपि विज्ञान है वो कैसे डिप्लोमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, पेलियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष वाला उसमें कैसे नंबर्स होते हैं, कैसे डेट मेजर की जाती है, कैसे डेट फाइंड आउट की जाती है, वो हम दोबारा से अलग देखेंगे। बट वो ज्योतिष संबंधी चीज़ें भी उसमें होती हैं, पुरातत्व की चीज़ें हैं। ये 5 तक अपनी चर्चा हो गई थी, काव्य शास्त्र से अपन को पढ़ना है। आप में से कोई पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ, हमारे सब। काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के चार अंग हैं: शब्दार्थ, रस, छंद एवं अलंकार। पांडुलिपि विज्ञान के अध्येता के लिए चारों का ही ज्ञान होना आवश्यक है। इनमें प्रथम शब्दार्थ है। भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान में शब्दार्थ का ज्ञान अत्यावश्यक है। काव्य शास्त्र में अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्द शक्तियों का विशेष महत्व है। हम्म। दूसरा एक मिनट रस हमारा है। सर, एक। काव्य शास्त्र के प्रथम अंग में शब्दार्थ है। शब्द और अर्थ, क्या शब्द है, वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, और उसका क्या अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप पांडुलिपि विज्ञान जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे बढ़ना है, उनको काव्य संबंधी पता होना चाहिए, साहित्य संबंधी पता होना चाहिए। आपको पता है कई बार हम लोग ये इन सब चीज़ों को ना समझने के कारण ही, कि कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है, साहित्य में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम उन चीज़ों का सही अर्थ नहीं समझ पाते, कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो कभी रूपक अलंकार होता है ना, कभी अन्य अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए रावण है, रावण का जीव है, उसको जैन दर्शन में भी दशानन कहा गया है। क्यों कहा गया है दशानन को, तो आप जानते ही होंगे। दशानन दस समझते मुंह हैं? है उसके। हाँ, 10 दस मुंह मुंह है। है इसके लिए। क्या जैन दर्शन में भी उसको 10 मुंह वाला माना है? पता नहीं सर, वो पढ़ने में नहीं आया अभी तक मेरे। आप में से किसी के पढ़ने में आया है? हम्म।
नहीं सर। जैन फिलोसफी के फील्ड में सबसे ज्यादा शोध हुए हैं जैन आगमों पर। दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा शोध हुआ है तो वो है जैन रामायण नैरेटिव्स पे। तो मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा सर, उनका दशानंद क्यों कहा गया है जैनिज्म में। सबसे पहली लेकिन वो बात, 10 सर का नहीं है उसमें। जैन दर्शन में रावण के 10 सिर नहीं थे। ठीक है, हम्म। तो क्या था? फिर भी उसको दशानन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो जीव था वो ऐसा हार पहनता था जिसमें उसके प्रतिबिंब दिखते थे। ठीक है, एक ऐसा नेकलेस, बड़ा बड़ा नेकलेस हाँ पहनता हाँ था हाँ। और उसमें उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखता था और ऐसा लगता था कि मानो उसके 10 सिर हों। ठीक है, तो उस अपेक्षा से उसको दशानन कहा गया। वो तो अभी भी ज्वेलरी में आप पहनेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जब वो था वो मैंने उस अपेक्षा से उसको दशानन कहा। अब मैंने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें साहित्य की होती हैं, है ना। बहुत सारे, कई बार चीजों को साफ साफ कहा जाता है, कई बार अतिशयोक्ति कह करके कहा जाता है। कि जैसे मान लो एक कहानी आती है कि हनुमान जी, ये अपने में नहीं आती है, ठीक है, हम्म वाल्मीकि रामायण में आती है कि हनुमान जी को, जब लक्ष्मण जी को वो जो शक्ति लग गई थी, तो वो बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए। हम्म। ठीक है, और हनुमान जी क्या लेकर के आ गए? संजीवनी बूटी। पर्वत हम्म, उठा के लेके आए। पर्वती उठा के लेके आए संजीवनी बूटी। पूरा उनको पर्वती समझना उठा नहीं करके था लेके तो। आए। ठीक है, अब ये क्या था कि ये सारी चीजें जो कथानक होते हैं ये अतिशयोक्ति के वश होकर के कहे जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं पूजा तुमसे कहूँ कि वहां से एक पेपर उठा लेना, और तुम एक पेपर की जगह 10-15 पेपर उठा लाती हो, तो मैं कहूँगा अरे तुम तो पूरे बंडल ही उठा के ले आई। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, आप किसी को परोस रहे हैं, आपने एक रोटी परोस दी, दो रोटी, अरे तुमने तो सारी परोस दिया, मुझे मुझे ही दे दिया सारा का सारा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा करते हैं कि नहीं करते हम्म हैं? हम्म इसका मतलब ये नहीं कि तुमने लिटरली सारा दे दिया। हम्म। अब दोनों में अर्थ समझ पा रहे हैं? हनुमान यस जी सर। बहुत सारी जड़ी बूटियों को लेकर के आ गए, है ना, तो मानो पूरा पहाड़ ही उठा करके ले आए हो। हम्म। वो लिटरली पूरा पहाड़ उठा करके नहीं लाए थे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमें साहित्य के अंश को ना समझने के कारण ऐसा होता है। हम साहित्य की चीजें नहीं समझते हैं ना, हम्म। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हुआ, वो पूरा पहाड़ी लेकर के आ गए उसके, तो वैसे उनके बहुत गले सारी में वो चीजें हम 9 सोच सकते मणियों हैं। की माल थी ना सर, रावण की 9 मणि थे ना उसमें। हम्म। तो वो 9 उसके दिखते थे और 10 उसका खुद का रहता था। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्दार्थ क्या होता है, कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, छंद कौन से होते हैं, रस कौन सा। रस तो सर हम जानते हैं, हम जूस वाले के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं भैया रस देना, है ना। तो यहाँ उस रस की बात नहीं चल रही है, यहाँ साहित्य के रस की बात चल रही है। जब आप साहित्य पढ़ते हो तो रसों की परिपुष्टि होती है। जैसे आप जब सीरियल्स देखते हो तो सीरियल देखने पर, पिक्चर्स देखने पर रस की पुष्टि होती है। कोई इमोशनल सीन चल रहा हो तो करुण रस होता है ना। कोई भयानक सीन चल रहा हो तो रौद्र रस होता है, कभी श्रृंगार रस होता है, कभी शांति रस होता है। ये सब समझना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो रस क्या होता है, छंद क्या होते हैं, छंदों के बारे में पता होना चाहिए। संस्कृत के कौन कौन से छंद हैं, प्राकृत के कौन कौन से छंद हैं, है ना। श्लोक क्या होता है, आर्य क्या होता है, वसंत तिलका क्या है, मंदाक्रांता क्या है। ये सुने भी नहीं होंगे आप में से कई लोगों ने, ये किन चिड़िया के नाम है ना। ये सब छंदों के नाम हैं। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिलका में लिखा है, वसंत तिलका कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। अनुष्टुप छंद क्या होता है, आर्या छंद क्या होता है, आर्या का प्राकृत वर्जन क्या होता है, गाथा किसे कहते हैं, है ना। हम तो किसी को भी श्लोक बोलने लग जाते हैं। अनुष्टुप छंद होता है उसको श्लोक बोला जाता है, हर छंद को श्लोक नहीं बोला जाता है। अब ये सब चीजें थोड़ा बेसिक होता है ना। ज्ञान छंद क्या है, वो क्या है ना। तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र हम कितना कह कह के गला खराब करते हैं अपना, सूत्र हैं सूत्र हैं, तो भी कोई तत्वार्थ सूत्र में इस गाथा में ये बोला गया है, तत्वार्थ सूत्र के इस श्लोक में ये बोला गया है। आप लोग बोलते हैं, आप लोग प्रयोग करते रहते हैं।
हम बता बता के गला खराब करते रहते हैं कि नहीं है उसमें सूत्र नहीं है, सॉरी उसमें श्लोक नहीं है, उसमें गाथाएं नहीं है, उसमें सूत्र हैं, प्लीज सूत्र बोलिए। नहीं नहीं, हम लोग श्लोक ही बोलेंगे। तो ये हमें श्लोक गाथा सूत्र है ना, छंद वंद कुछ नहीं पता है। तो इसलिए पता है कई बार क्या होता है ना कि हम कई बार संस्कृत के छंदों को पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? आपको क्योंकि ये नहीं पता कि वो किस छंद में लिखा गया है। अगर आपको ये पता हो ना कि वो किस छंद में लिखा है तो आप वैसी लय से उसको गा सकते हैं। तो हर छंद जो गाया जाता है उसको एक लय से गाया जाता है। ठीक है, उस छंद को पहचान करके हम उसको उस लय से गा सकते हैं। और एक छंद को कई तरीके से गा सकते हैं। चलिए। यद्यपि पांडुलिपि विज्ञान में इसका स्थान गौण है, फिर भी काव्य में नवरसों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए साहित्यिक पांडुलिपि के लिए रस का ज्ञान आवश्यक है। तीसरा छंद है। प्राचीन काल में ग्रंथ रचना पद में ही होती होती थी। पद रचना को पढ़ने के लिए छंद ज्ञान आवश्यक माना जाता था। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, पद्य को पढ़ने के लिए आपको छंद का ज्ञान होना चाहिए, वरना पद्य भी वे गद्य जैसा पढ़ते हो। गद्य और पद्य को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, छंद नहीं आता तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। आप देखो कितने ही लोग जिनको गाथाएं की छंद नहीं पता कि वो किस छंद में लिखा है, अथवा श्लोकों का नहीं पता, तो वो गद्य में नहीं, अब समय सार है आपने पढ़ा, या अन्य आचारांग में भी बीच बीच में गाथाएं आती हैं, उनको गा कर पढ़ा जाता है। आप गाने वाली चीज को अगर गद्य में पढ़ोगे तो गद्य और पद का भेद ही मिटा रहे हो आप। माने ये सामान्य तौर पे हमें लगता है कोई गलती नहीं है, इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा बवंडर हो गया, कौन सा हम 7वें नरक में चले जाएंगे। अरे भाई कोई भी नरक में नहीं जाओगे, लेकिन ये सही से पढ़ना तो आना चाहिए। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवम अचल मणोभवम गतिम पत्ते वोचामी समय बाहुड़ मिड़मो, ये क्या है? ये पद्य है तो गा के पढ़ो ना। वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गदिम पते। अब वो पद्य को पद्य, अब भक्तामर पढ़ो, भक्तामर पढ़त मौल मणि प्रमाणाम उद्योदिकाम, अब कैसा लग रहा है ये? अब ऐसे गद्य को गद्य जैसा पढ़ो, पद्य को पद्य। अब भक्तामर की लय कितनी अच्छी है। भक्तामर प्रणत मौले मणि प्रभाणा। अब वो पद्य है तो पद्य जैसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो गद्य को गद्य जैसा पढ़ो। आप लोग ध्यान रखा करो, गद्य को गद्य जैसा पढ़ो, पद्य को पद्य जैसा पढ़ो। नहीं आता है तो पूछो ना कि सर ये कौन सा छंद है, इसमें कौन सा कैसे पढ़ा जाएगा। आप बता दीजिए, अपने गुरुओं से आसपास लोगों से पूछिए, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पद्य है गद्य है, कौन सा पद्य है कौन सा छंद है, इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। देखो कुछ जो, जैसे हर छंद के अपने अपने रूल्स होते हैं कि उसमें कितने वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, एक मात्रा से गिना जाता है, एक वर्ण से गिना जाता है। उसमें उतने ही वर्ण होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी पांडुलिपि में हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं तो हम देखेंगे देखो छंद भंग हो रहा है, छंद भंग हो रहा है इसका मतलब ये इसका नहीं है। तो ऐसे ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए छंद ज्ञान आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अलंकार। चौथा है अलंकार। काव्य शास्त्र में तो इसका महत्व है ही, किंतु पांडुलिपियों में भी इसका इतस्तः प्रयोग मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पांडुलिपि विज्ञान में काव्य शास्त्र वही तक सहायक है जहाँ तक वह पांडुलिपि की विषय वस्तु को समझने या समझाने में सहायक है। ये तो पांडुलिपि की क्या विषय वस्तु है, उसके लिए हमें साहित्य संबंधी ज्ञान जो है, जिसमें शब्द, छंद, रस, अलंकार, इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान। प्राचीन काल में राजकीय या व्यक्तिगत पुस्तकालयों में पांडुलिपियों का ही भंडारण होता था। नालंदा, तक्षशिला, अलेख अलेख जिनरया आदि स्थानों पर प्रसिद्ध हस्तलिखित या पांडुलिपियों का अतुल भंडार था। छापा खाने के
प्रचलन के बाद भी पांडुलिपियों का रख रखाव पुस्तकालयों में होता रहा है। आजकल आधुनिक लेखागारों का एक नया आंदोलन चला है। इन पुस्तकालयों में सरकारी आधुनिक महान व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तलेख जैसे पत्र, डायरी, विवरण, नथिया नथिया क्या है सर? पढ़िए बताता हूँ। नथिया आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों की लिखित सामग्री ऐसे ग्रंथगारों में सुरक्षित रखी गई है, जो समय समय पर शोधकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। अतः पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से पुस्तकालय विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। बड़े बड़े संग्रहालयों एवं अभिलेखगारों के लिए भी इस विज्ञान का महत्व स्वयं सिद्ध है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो अलग चीज है, बट फिर भी लाइब्रेरी साइंस का मैन्युस्क्रिप्ट से कैसे संबंध हो गया? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी जाती थी, ठीक है, चाहे वो राजकीय हो, सरकार के रूप से हो, विश्वविद्यालयों में हो, पुस्तकालयों में हो, ठीक है। तो उनका जो रख रखाव होता था वो लाइब्रेरीज में हुआ करता था, इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नथिया भी वही होता है कि पेपर से जो गूंथा जाता है, वो बहुत सारे पेपर्स के टुकड़ों में एक में जो गूंथ दिया जाता है वो, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग होते हैं, उनको एक साथ रख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की डायरी है, पत्र है, विवरण है ना, उसको भी आजकल संभाल करके रखा जाने लगा है, म्यूजियम्स वगैरह में रखा जाने लगा है। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं, पांडुलिपियों के तो बड़े बड़े ग्रंथागार होते हैं, ठीक है, अभिलेखगार होते हैं, संग्रहालय होते हैं, ठीक है, उनमें जाकर के उनको स्वयं रखा जाता है। जैसे कोई जाए, आप पांडुलिपि ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, किधर प्राप्त करेंगे? कई व्यक्तिगत रूप से भी रखते हैं, कहीं आप पुस्तकालयों में जाकर के पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसका भी संबंध होता है, कैसे पुस्तकालय होता है, कैसे जाया जाता है, वहाँ क्या किया जाता है, कैसे कैसे विधा होती है, उसका कैटलॉग होता है, कैटलॉग में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अतः डॉक्टर सत्येंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि हस्तलेखों और पांडुलिपियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, कैसे उनकी पंजिकाएं रखी जाए, कैसे उनकी सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, कैसे उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाए आदि बातें वैज्ञानिक विधि से पुस्तकालय विज्ञान ही बताता है। आपको समझ में आया डॉक्टर है कि लाइब्रेरी साइंस का क्या डिपार्टमेंट है, हाँ उसको सर। रखा कैसे जाए? अब आप सोचेंगे सर इसमें क्या है, ऐसे पकड़ो उठाओ और रख दो। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से रखा जाता है, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, वो किस में लपेटा हुआ होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, ठीक है। तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम उनको कैसे सिस्टमाइज करें, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कैटलॉग बनाना, वो सब चीजें करना, ठीक है। और फिर कैसे उनका रख रखाव किया जाए, उनकी सुरक्षा रखी जाए, है ना, कोई दीमक ना लग जाए, कोई खटमल आदि ना लग जाए, कोई इसको खा ना जाए, नष्ट ना हो जाए, वो पढ़ने लायक बनी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है, किसका डिपार्टमेंट है? ये पुस्तकालय विज्ञान है। ये हमें इसका जवाब हमें पुस्तकालय विज्ञान देते हैं, ठीक है। आज भी हम जाएंगे तो लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी जो पुरानी लाइब्रेरीज होंगी, उनमें आज भी हमें बहुत सारी पांडुलिपियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप लाडनू वगैरह जाएंगे डॉक्टर तो वहां पर भी आपको बहुत सारी पांडुलिपियां लाइब्रेरीज में रखी हुई मिलती हैं। वहाँ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन सब लाइब्रेरी में ही होता है वहाँ। आगे डॉक्टर देखिए। रूथ बी बोर्डिन एवं रॉबर्ट एम वार्मर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में कहा है, मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि पुस्तकालय का अस्तित्व ही अनुसंधाता और विद्यार्थी की सेवा करने के लिए होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास। इतिहास।
इतिहास की आवश्यकता प्राय प्रत्येक ज्ञान विज्ञान को होती है। इस दृष्टि से एक लिपि मिनट रुकिए विज्ञान मानस सर, इस लाइन का मतलब बताइए। इतिहास की आवश्यकता प्रायः प्रत्येक ज्ञान विज्ञान को होती है, क्या अर्थ है इसका? प्राय ज्ञान और विज्ञान मतलब हर किसी को होती है। कैसे? हम्म। सर पांडुलिपि में इतिहास ही तो होता है। हम्म। इतिहास के वास्तव प्रत्येक ज्ञान विज्ञान को होती है। क्या अर्थ है इसका? सर जो हिस्ट्री की नीड है ना, वो नॉलेज और साइंस के लिए होती है। यानी साइंस में भी कुछ रिसर्च करना है तो उसका पहला तो देखा जाएगा ना, पहले क्या था, वो हिस्ट्री है। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट में आता है, ये कहा जाता है। हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है, सिर्फ हम्म, हिस्ट्री की हिस्ट्री नहीं होती है। हर हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की की। हिस्ट्री होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की हिस्ट्री होती है, शब्द की हिस्ट्री होती है, फिलॉसफी की हिस्ट्री तर्जमा होती है, विषय वस्तुओं की होती है। माने हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी पे लागू होता है। आगमों का ऐतिहासिक अध्ययन, आगमों में इतिहास लागू हुआ कि नहीं? ज्ञान हम्म, मीमांसा की ऐतिहासिकता, उसमें इतिहास लागू हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, एथिक्स की ऐतिहासिकता, समझ में आ रहा लॉजिक, है? yes, आप किसी भी चीज को आप जब ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, ऐसे हर चीज में इतिहास लागू होता है, हम्म, क्योंकि हर विषय का अपना एक इतिहास है। ठीक है, हर ज्ञान विज्ञान की चीज में अलग। ज्ञान में भी कितने सारे चेंज है, जैसे आप लॉजिक पे घटाइए, उसमें हमने पढ़ा था ना, आगम में कैसा है, हाँ, तथासुत में कैसा है, फिर बाद में कैसा है, अन्य में क्या कहा। ये हम्म, सब इतिहास ही तो था, ये क्या पढ़ा आप लोगों ने? ये सब इतिहास था। हम्म, ऐसे हर चीज का इतिहास होता है। ख्याल में आ रहा है? yes, इतिहास वो है जो हर ज्ञान विज्ञान में लगता है, हर किसी नॉलेज में, हर किसी चीज में लगेगा। हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंसेज में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, हर चीज। हम्म। इस दृष्टि से लिपि विज्ञान का भी इतिहास से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्रत्येक पांडुलिपि की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतिहास की आवश्यकता पड़ती। प्राय पांडुलिपियों की पुष्पिकाओं में एक मिनट मानस, लेखक पुष्पिका क्या होता है? नहीं पता। मैंने बताया है आपको। पुष्पिका क्या होता है? कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं तो ख्याल में आ जाएगा। सर पढ़ो। हाँ, आगे पढ़ लीजिए मानसा, तो ख्याल में आएगा। गाँव के द्वारा अनेक पुस्तिकाओं में लेखक लिपिकर्ता जिस समय में लिप्यांकन किया गया है, उस समय के शासक या जिस शासक अथवा राज्याश्रय में पांडुलिपि लिखी गई है, उस शासक का नाम, समय आदि भी लिपिबद्ध किए जाते हैं। इन बस बस पुस्तिकाओं बस, अब बताइए, अब ख्याल में आया क्या होता है पुष्पिका? शासन या शासक जो उसको ऐतिहासिक अ, भूलों का सुधार भी होता था। सर पुष्पिका ने कैटलॉग क्या, वो हम्म। हम्म, अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ। अगर आपको ये सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कहाँ से मिलेगी? इस ग्रंथ का लेखक कौन है, लिपिकर्ता कौन है, और कब लिखा गया है?
कहाँ पता चलता है ये आपको? लाइब्रेरी में? तो स्टार्टिंग के पेज पे लाइब्रेरी में है। पांडुलिपि में कहाँ पता चलता है? पांडुलिपि में नहीं थी। लाइब्रेरी में तो आप डाटा एंट्री करते हो, वो डाटा एंट्री कहाँ से की? सर लेखक तो किसी भी बुक के फ्रंट पेज पे रहेगा हाँ ना। ना, मूल पे रहता है ना सर वो। हाँ, सामने रहेगा ना। फ्रंट पेज पर? अरे भैया, फ्रंट या जो पीछे का पेज है पब्लिश्ड नहीं उसके बता रहा पीछे। हूँ मैं, किताब नहीं बता रहा हूँ। पांडुलिपियों की चर्चा चल रही है, किताबों की नहीं। अरे आप लोग भूल गए, आपको बताया था ना। हम्म, प्रशस्ति होती है, एक उत्तर प्रशस्ति होती है, जिसे प्रशस्ति को पुष्पिका बोलते हैं, उत्तर पुष्पिका बोलते हैं। हम्म, लास्ट में मैन्युस्क्रिप्ट के एंड में मिलती है। ये यस सारी सर। चीजें लिखी जाती हैं, भूल गए? मूल यस सर, ग्रंथकर्ता यस के सर। बारे में जानकारी, यस। मूल ग्रंथकर्ता ही तो लेखक है। नहीं हाँ। सर, इसके बारे में जानकारी जिससे मिलती है ना वो पुस्तिका है ना। हाँ, तो वही तो मैंने हम्म। आपसे पूछा, पुष्पिका क्या है? सर अभी देख के बोला है मैंने पढ़ नहीं। हाँ, देख के आपको नोट्स जो क्लास में नोट्स बनाए थे उनसे ना? हम्म। इसी में से, हाँ सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे याद है कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था। उत्तर पुस्तिका भी बताया था, हम्म। लिपिकर्ता स्वयं के बारे में जब लिखता है तो उसे हम्म। उत्तर पुस्तिका। उसको पुष्पिका हुआ। अब मत भूलना आप लोग, ठीक है? पुष्पिका, उत्तर पुष्पिका, इसके दूसरे नाम और क्या क्या होते हैं? प्रशस्ति और, है ना, उत्तर प्रशस्ति, प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। तो ये सब हमें इतिहास संबंधी जानकारियां मिलती हैं। लिखने वाला कौन है, उसकी लिपि किसने की है, किस समय की है, ठीक है? उस समय कौन से राजा राज्य करते थे, उनका क्या समय था, क्या हमें राजाओं से कुछ अनुदान मिला कि नहीं मिला, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिलती है? सब इन सब पुष्पिकाओं से मिलती है। ठीक है, तो पुष्पिकाओं में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मिता जी अगर शायद जानते हो, जैन प्रोस्पोग्राफी का। स्मिता जी जानते हैं हम? हम्म। जैन प्रोस्पोग्राफी का ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है पीटर फ्लूगल का, आपने सुना है कभी, स्मिता जी? नहीं? कोई बात नहीं, उसमें वो इन्हीं सब का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको शामिल किया जाता है। इस पे काम चल रहा है, बहुत सारी हिस्ट्री की जानकारियां मिलती हैं। कौन किस गच्छ का है, किस संप्रदाय का है, उसके गुरु कौन रहे हैं, ठीक है? ये सारी जानकारियां कैसे मिलती हैं? इन्हीं सबसे तो मिलती है। तो अपने आप में ये बहुत बड़े हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पुस्तिकाओं के द्वारा अनेक ऐतिहासिक भूलों का सुधार भी होता है। देश काल के अनुसार लिप्यासन या कागज का भी एक इतिहास होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इतिहास की बहुत सी सामग्री प्राचीन पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। अतः इतिहास और पांडुलिपि विज्ञान का गहरा संबंध है। ठीक है, ये क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्रोत प्रक्रिया विज्ञान, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ये तो आपको वर्तमान अच्छे से समझ में आना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी वहाँ कैसे लागू हाँ होगा। ठीक है सर, पढ़ो। जी। वर्तमान काल में पांडुलिपियों को प्राप्त करने के लिए शोध प्रक्रिया विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। शोधार्थी जब पांडुलिपियों की खोज में निकलता है तो इस विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना खोज किए पांडुलिपियां प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत मेहनत खोज लगती है, कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं, कहाँ मिलेगी, किधर होगी, किस हालत में है, आधी अधूरी। कई बार ऐसी पांडुलिपियां होती है आधी अधूरी, अब आपके किस काम की, वो कंप्लीट तो है फिर और। उनको बहुत ढूंढना पड़ता रहेगा सर। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए एक शोधकर्ता को पांडुलिपियों की खोज करनी पड़ती है। बस ये नहीं कि हमें एक मिल गई बस ठीक है हम सेलिब्रेट करने लग गए।
अब हमें उसकी और प्रतिलिपियां ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि ये गलतियां कितनी होती, ठीक है, उसमें कितनी सारी मिस्टेक्स होती हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि गलती किस किस कारण से होती है, और हर पांडुलिपि में होती ही होती है, आप ये समझो। कोई भी पांडुलिपि को आप ऐसे हूबहू उतार के नहीं कर सकते, बहुत ही रेयर से रेयर कंडीशन हो तो अलग बात है, बट होती ही होती है। इसलिए आपको और 3-4 पांडुलिपियां हैं, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मिल सकती हो, आप कर सकते हो, आपको देखनी पड़ती है। 3-4 तो कम से कम बेयर मिनिमम है। हम्म। खोज विज्ञान के द्वारा हमें पांडुलिपि खोज करने के सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु उसमें हमें शोध क्षेत्र में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। पांडुलिपि भंडारों, पुस्तकालयों के अतिरिक्त अनेक पांडुलिपियां इतस्ततः बिखरी रहती है, जिन्हें प्राप्त करना, उनका विवरण तैयार करना या अन्य प्रकार से अ, उनका अन्य प्रकार से उनका उद्घाटन करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, पांडुलिपि। अलग अलग जगह मिलती हैं। कई पांडुलिपि हाँ। भंडारों में है, कई लाइब्रेरीज में है। ठीक है। अब उन सब की जानकारी कैसे मिले, इसलिए अपनी भारतीय सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। एक NMM करके चलता है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमारी जो इंडियन सर गवर्नमेंट वो है। वेबसाइट है क्या है? हाँ, वेबसाइट है NMM की। हम्म। ठीक है, आपसे पूछा भी जाएगा NMM क्या होता है। तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स करके है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आप डालेंगे ना, देखेंगे आपको बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहाँ कहाँ की, कौन कौन सी। ठीक है, संस्कृत की, अन्य दर्शन की। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां जब तक नहीं हो, तब तक हमें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से मिलेंगी, कैसे क्या होगा, तो वो सब चीज़ें बहुत कठिन पड़ता है एक रिसर्चर के लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स करके, देख पा रहे हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन चलता है, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर हम ढूंढेंगे तो हमें इसमें भी बहुत सारी मिल जाएंगी। कैटलॉगस, कैटलॉगस, कैटलॉगरम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कैटलॉग बनाया जा रहा है सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स का। चलिए, आप लोग एक्सप्लोर करिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। हम्म। पांडुलिपियों को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रयत्न किए जा सकते हैं, व्यक्तिगत और संस्थागत। व्यक्तिगत पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से व्यक्तिगत प्रयत्न का बहुत महत्व है। इस प्रकार का प्रयत्न करने वाले अनेक विद्यमान विद्वानों, कर्नल टोंड, ये क्या है, टॉड। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, टेसिट्री, डॉक्टर रघुवीर राहुल, सांस्कृत्यायन मुनि, जिन विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। हमें ठीक। भी इस दृष्टि से अनेक खोज रिपोर्ट बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की प्रमुख पत्रिकाएं के माध्यम से प्रकाशित की है। इन व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, पांडुलिपियां आदि प्रकाश में आई है। इस दृष्टि से डॉक्टर
टेसिट्री ने विशेष रूप से राजस्थानी साहित्य की खोज कर अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की जानकारी दी। इस प्रकार डॉक्टर सांस्कृत्य सांस्कृत्यायन एवं डॉक्टर रघुवीर ने भी अनेक कठिनाइयां एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तिब्बत एवं मंचूरिया से अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त की थी। सर अरे वो साइड में भी है इंडिविजुअल क्या चीज? पांडुलिपियां, वो साइड में भी है जैसे तिब्बत हाँ, वगैरह बोल रहे थे। सब जगह है, सब जगह है। संस्थागत पांडुलिपि संग्रह के कार्य में अनेक संस्थाओं के प्रयत्न भी सराहनीय कहे जा सकते हैं। काशी नगरी प्रचारणीय की 1900 ईस्वी से काशी प्रकाशित नागरी प्रचारणी, नगरी काशी नहीं, नागरी नागरी। नागरी प्रचारिणी, सॉरी सर, हम्म। 1900 ईस्वी से प्रकाशित खोज रिपोर्टों के द्वारा यह विदित होता है कि कितनी ही सामग्री अभी गांव-गांव और ढानी-ढानी में बसते बुगचों में पड़ी अपने उद्गार का इंतजार कर रही है। सर ये क्या है ढानी-ढानी माने बसते? बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी हैं जो इधर उधर लोगों की तरफ फैली हुई हैं। ठीक है, जगह जगह पे मिलेंगी आज भी आपको, बहुत सारे गांव गांव में, अन्य अन्य जगहों पे। ऐसे यहाँ साउथ में भी बहुत सुनने में आता है कि लोगों के पास इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के कलेक्शन है, उनको उनकी वैल्यू नहीं पता। तो बहुत छोटे छोटे गांव में भी कोई तो ऐसे जलाने के काम में यूज कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई रखे है तो रखे है, उसको नहीं पता। तो कितनी मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। माने आप ये समझो कितने ही जैन ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, और जितने सामने आए हैं वो सब पांडुलिपियों से पढ़ करके सामने आए हैं। ठीक है, तो अभी कितने बाकी के और भी ऐसे सारे ग्रंथ हैं जो हमें सामने आना बाकी है, वो इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग जब रिसर्च करें तो इन पर रिसर्च करें, ऐसे अपरिचित जो ग्रंथ हैं उनको प्रकाशन में लाएं, दुनिया के सामने रखें, तो एक नया काम होगा। वरना वही घिसा पिटा वही वही काम करते जा रहे हो सबके सब, है ना, वही विषय ले रहे हो, इससे क्या शिक्षा मिलती है, उससे क्या वो मिलती है, इससे किसका उद्धार होगा। चलिए, आगे। अनेक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि के महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनका आज साहित्य इतिहास में उल्लेख मिलता है, वे ऐसे ही संस्थागत प्रयत्न के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आ पाए थे। अब आप सोचो, अतः एक हिंदी में एक रामायण लिखी थी सीता चरित्र करके, जैन रामायण, है ना, वो लंदन के एक रिसर्चर ने उस पर रिसर्च की है, तब वो जाकर के सामने आएगी। एक सीता चरित्र करके भी है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लेवल से। आप सोचो आपको कितनी खुशी होगी जब आपके निमित्त से किसी एक कोई एक ग्रंथ सबके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। वे ऐसे ही संस्थागत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आ पाए थे। अतः कहा जा सकता है कि हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह के साथ ही उनका विवरण भी पांडुलिपि विज्ञान के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। उपयुक्त दोनों ही प्रकार के प्रयत्न तब अधिक कारगर सिद्ध होते हैं जब अनुसंधान आधुनिक वैज्ञानिक शोध क्षेत्रीय प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हो। आज भी अनेक जैन मंदिरों, मठों तथा संग्रहालयों में इस प्रक्रिया से कार्य किया जाए तो अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का उद्घाटन संभव है। ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पांडुलिपियां आज भी हमें बहुत मंदिरों में, मठों में देखने को मिलेंगी, बट कोई किसी को पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, उनको सामने रखते हैं, कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं वो सामने रख रही हैं,
है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी, संस्थाओं के लेवल पर भी, आज तो प्राकृत की पांडुलिपियों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो आज तो हम अच्छे जमाने में जी रहे हैं, हम ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो नया कहलाएगा। कितने ही ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी अप्रकाशित हैं, सामने ही नहीं आए हैं। ऐसी चीजों को लेकर के हम काम करें तो बहुत लाभ होगा। ठीक है, चलिए इतने ही रहने देते हैं। आप लोग को कोई प्रश्न तो है? प्रश्न तो पूछ लीजिए। नहीं है? तो चलिए तो लेकिन फिर ये मिलेंगे कहाँ पे, ये पूछना था मुझे। क्या चीज? ढूंढना पड़ता है ये सब चीजें। लिखा हाँ ना सब। पांडुलिपि विज्ञान के शोधकर्ता को ढूंढना पड़ता है। कहाँ ढूंढना पड़ता है? लाइब्रेरीज में ढूंढना पड़ता है, जो प्रोमिनेंट मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर हैं उधर जा करके देखना पड़ता है, उनके कैटलॉग्स को पढ़ना पड़ता है ना। जैसे बताइए दो चार। तो मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ब्रिटिश वालों ने ही अपनी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारी लेके गई है, और अभी वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। आप वैल्यू नहीं करोगे, जलाओगे, रखोगे, कोई क्या करेगा? कम से कम वो जाके उसको प्रिजर्व तो अभी कर रहे हैं। सर लेकिन वो तो इंडिपेंडेंस के डे पहले ही लेके गए ना सर। उससे पहले आपने क्या कर लिया था? सर हम थे नहीं ना। हाँ, आपने मतलब भारतवासियों ने। हाँ, तो वही बात है। वो जितनी लेके गए, क्या लेकर गए, वो अलग चीज है, लेकिन आज भी जितनी है उसको हमने कितना बचा लिया, उसको हम क्या पढ़ रहे हैं। लेके गए वो हम रोना रोते रहेंगे तो अलग चीज है, लेकिन अभी तो हमारे फिर पास वो कितनी वापस सारी मिल चीजें नहीं हैं। सकती अभी। अभी है ना, इंडिया में कितनी हैं। अच्छा। हम्म। अब कितने सारे, जोधपुर में एक मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है, कोबा में एक मैन्युस्क्रिप्ट, कोबा में बहुत फेमस है, उसके बहुत बड़े बड़े कैटलॉग्स निकले हैं, वो बहुत फेमस है। पुणे में है पुणे भंडारकर में। इंस्टीट्यूट। यानी कितने सारे हैं संस्थाएं बड़ी बड़ी। भंडारकर इंस्टीट्यूट तो भारत का पहला भारतीय द्वारा स्थापित किया गया मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है। बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं, सब लगे हुए हैं, है ना। लेकिन वही रिसोर्सेज कम है, हम लोगों को भी अपनी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अच्छा। ठीक है। यस तो सर, थैंक हम यू सर। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर्स पे जा करके और वहाँ जा करके जानकारी लेंगे तो हमें बहुत कुछ ओके। जानकारी मिलेगी। तो सब ओरिजिनल तो देते नहीं होंगे ना, फिर किस हिसाब से देते हैं वो? स्कैन करके देंगे ना। अच्छा। उनकी फोटो कॉपी मिल जाएगी आपको, स्कैन कॉपी मिल जाएगी, तो वो काम तो अपना हो ही गया। ओके। यस सर। हर जगह से आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, चल। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।